हे भगवान, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। पंडित जी, ये लीजिए प्रसाद। इसका भोग भोलेनाथ को लगा दीजिएगा, मैंने बड़े मन से बनाया है। जीती रह बिटिया, अब ऊपर वाला करे कि जल्द से जल्द तुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए। भोलेनाथ ने चाहा तो ऐसा ही होगा पंडित जी, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मैं अपना सारा जीवन भोलेनाथ के चरणों में लगा दूंगी। अब मैं ये थोड़ा प्रसाद बाहर बैठे बच्चों को भी देकर आती हूँ। ठीक है बिटिया। सीमा बाहर बैठे बच्चों को प्रसाद देने चली जाती है। तभी भोलेनाथ के मंदिर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से रमोला नाम की एक औरत उतरती है और अपने साथ ढेर सारे फल फ्रूट्स बच्चों को बांटने के लिए आती है। लीजिए पंडित जी, ये सब सामान उन गरीब बच्चों में बंटवा दीजिए। मैं उन्हें नहीं बांट सकती ना, कहीं उनके गंदे हाथ मुझसे लग गए तो। जी, जैसा आपको ठीक लगे। रमोला घमंड से पंडित जी को वो सब फल फ्रूट देती है, जिसके बाद वो वापस जाने लगती है तो उसकी नजर बाहर प्रसाद बांट रही सीमा पर जाती है। फिर वो पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, ये लड़की कौन है? जब भी मेरा इस मंदिर में आना होता है मैं इसे यहीं देखती हूँ। इसका नाम सीमा है। बेचारी बचपन से अनाथ है, बचपन से यहाँ पली बड़ी है। भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है ये। ओह, तो ये बात है। पंडित जी की बात सुनकर रमोला वहाँ से चली जाती है। इधर सीमा भी सब बच्चों को प्रसाद देने के बाद अपनी बचपन की सहेली रिधिमा के घर चली जाती है। तू अब आ रही है? अब फुर्सत मिली तुझे आने की? क्या करूं, मंदिर गई थी तो पूजा पाठ में समय लग गया। अच्छा बता, कहाँ है तेरे कपड़े जिसको सिलना है? ला, मैं सिल देती हूँ। रिधिमा ढेर सारे कपड़े सीमा को देते हुए कहती है, ये ले। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज बस रिधिमा 2 मिनट और ये मेरी सहेली को लग गया काला टीका। अब तुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। चल अब जल्दी कर, नीचे तेरा इंतजार कर रहे होंगे। सीमा रिधिमा को लेकर नीचे आती है जहां रमोला बैठी होती है। दरअसल रमोला अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखने आई हुई होती है। उसकी नजर जब सीमा पर पड़ती है तो रिधिमा के घर उसे देख वो हैरान रह जाती है। अरे, ये तो वही लड़की है जिसे मैंने उस दिन मंदिर में देखा था। ये यहाँ कैसे? जी, ये सीमा है, रिधिमा की सहेली। लगता है ये प्रभु का ही कोई इशारा है। अगर मैं इसकी शादी अपने बड़े बेटे सुधीर से करवा दूं तो वैसे भी उसकी बढ़ती उम्र और काले रंग की वजह से उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं करती। रमोला अपने छोटे बेटे का रिश्ता रिधिमा से तय कर देती है तो वहीं अपने बड़े बेटे के लिए सीमा को पसंद कर लेती है। जहां सीमा अपना और अपनी सहेली का एक ही घर में रिश्ता होने से बहुत खुश होती है तो वहीं दूसरी तरफ रिधिमा। माँ, आप तो अच्छे से जानती है ना, उस सीमा को मैंने अपनी सहेली इसलिए बनाया था ताकि वो मेरे सारे काम कर सके, इसलिए नहीं कि वो मेरी जेठानी बन जाए। बेटा, वो तेरी सास का फैसला है, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें तेरा भी फायदा है। जैसे वो शादी से पहले तेरा हर काम करती थी, वैसे ही शादी के बाद भी तू उसे नौकरानी की तरह सब काम करवा सकती है। अपनी माँ की ये बात सुन रिधिमा बड़ी खुश होती है और वो इस शादी के लिए मान जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों सहेलियां ब्याह कर अपने अपने ससुराल आ जाती हैं। अंकुश बेटा, तू मेरी समीर बहू रिधिमा को ऊपर वाले कमरे में ले जा। अब से तुम दोनों ऊपर वाले हिस्से में ही रहोगे। और तू कलवे, मेरा मतलब है सुधीर, तुम इस लड़की को सामने वाले कमरे में ले जाओ। तुम दोनों यही नीचे वाले हिस्से में ही रहोगे। एक ही ससुराल में होने के बावजूद भी उनकी सास दोनों को आते ही अलग अलग फ्लोर पर रहने को देती है। सुनिए, माँ जी ने आपसे इस तरह बात क्यों की? मेरा रंग काला है, शायद इसलिए माँ मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती। आप चिंता मत कीजिए, एक दिन माँ जी भी आपके दिल की वो अच्छाई देख पाएंगी जो मैं देख पाती हूँ। ये सुनकर सुधीर को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक रोज, सुनिए जी, मुझे नई चादर और पर्दे लेने थे अपने कमरे के लिए। देखिए ना कितने गंदे और फटे हुए से लग रहे हैं। आप कुछ पैसे दे देते तो मैं ले आती। तुम तो जानती हो ना सीमा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के कपड़ों के शोरूम में साफ सफाई का काम करता हूँ। तो मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो माँ मुझसे ले लेती है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो माँ से जाकर कहो। सीमा अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुम गरीबों की यही आदत तो बुरी है। तुम गरीबों को लगता है जो भी चाहिए सामने वाले से मांग लो। सीमा को अपनी सास की ये बात बहुत बुरी लगती है। ऐसे ही दिन बीते। कुछ दिन बाद सावन के सोमवार शुरू हो गए। सीमा हर सोमवार व्रत रखती और मंदिर में जाकर जल चढ़ाती। सारा दिन भूखी प्यासी सीमा घर के कामकाज करती तो रिधिमा सारा दिन फल फ्रूट या शेक पीती रहती। शाम होते ही रिधिमा को तेज भूख लगती है। उफ, सारा दिन भूखी रहकर तो मैं मर गई।
माँ जी इसको बोली जल्दी से हमारे लिए कुछ खाने को बना देगी। रमोला सीमा को खाना बनाने के लिए कहती है। सीमा जल्दी से सबको खाना बनाकर खिलाती है। सीमा के पति की कमाई कुछ खास नहीं थी, इसलिए घर में उन दोनों की वैल्यू भी कुछ खास नहीं थी। एक रोज, सुधीर वो क्या है ना, हमें एक पार्टी में जाना है और अंकुश के जूते ठीक से पॉलिश नहीं है, और तुम तो जानते हो उसे अपने जूते कपड़े सब साफ चाहिए होते हैं। वो आज पॉलिश वाला भी नहीं आया था, तो तू ही उसके जूते पॉलिश कर दे, आखिर भाई ही तो है तेरा। ये बात सुनकर सुधीर को अजीब लगता है, लेकिन वो अपनी माँ को ना नहीं कर पाया और अंकुश के जूते पॉलिश करने लगा। उस घर में उन दोनों के साथ ऐसे ही भेदभाव किया जाता था। एक दिन सीमा अपने साथ तो ये सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अपने पति के साथ हुए ऐसे व्यवहार से वो बहुत दुखी थी और अब उसने अपने पति का साथ देने की ठानी। एक रोज उनके शहर में एक बहुत बड़ी लहंगा प्रतियोगिता होनी थी और जीतने वाले को पूरे 10 लाख का इनाम मिलना था। हमारे शहर में ये प्रतियोगिता, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगी। अगर ये गरीब उसमें हिस्सा लेगी तो मैं भी लूंगी और महंगा सा लहंगा लेकर इसे हरा दूंगी। अब दोनों देवरानी जेठानी लहंगे की प्रतियोगिता की तैयारी करती हैं, जिसमें ऊपर रहने वाली अमीर रिधिमा अपने लिए एक बड़े फैशन डिजाइनर से महंगा लहंगा बनवाती है, तो वहीं नीचे रहने वाली गरीब बहू अपनी पुरानी सी साड़ी को डिजाइन में काटकर उसमें सुंदर सीक्वेंस लगाकर उसको तैयार कर लेती है। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता में दोनों भाग लेती हैं और अपने सुंदर लहंगे की वजह से सीमा ये प्रतियोगिता जीत जाती है और उसे पूरे 10 लाख का इनाम मिल जाता है। धीरे धीरे उनके पास खूब पैसा आ जाता है और वो खुद का बड़ा सा बंगला ले लेते हैं। रुद्रपुर शहर में सुनीता अपनी 5 बेटियों के साथ गरीबी की जिंदगी जी रही थी। उसका पति शराबी और जुआरी था जो सारा दिन नशे में चूर रहता था। उसे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं थी। सुनीता किसी तरह अपने खेत में सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी, जिससे थोड़ी बहुत रोजी रोटी कमा पाती थी। एक रोज जब वो सब्जियां बेचकर घर आती है तो उसकी बड़ी बेटी सलोनी उससे कहती है, माँ आ गई तुम? थक गई होगी ना, चलो हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। तभी उसका पति मोहन वहां शराब के नशे में चूर होकर आता है और उससे पैसे छीनने की कोशिश करता है। ला इधर दे पैसे, मैं कहता हूँ सारे पैसे इधर ला। एक तो सारा दिन शराब पीकर पड़े रहते हो, अपने परिवार के बारे में जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें, ऊपर से जो मेहनत से पैसे कमाए हैं उन्हें भी छीन लो। चुप कर तू, वो जमीन मेरे बाप की है समझे, जिस पे तू खेती करेगा, सब्जियां उगा रही है समझे, तेरे बाप ने दहेज में नहीं दी। और तू सलोनी और नेहा मेरे साथ चलो, मैं जग्गा के साथ जुए में तुम दोनों को हार गया हूं, इसलिए आज से तुम उसकी संपत्ति हो। चलो चलो मेरे साथ। खबरदार जो मेरी बेटियों को हाथ भी लगाया। अरे कैसे बाप हो अपनी बेटियों को दांव पर लगाए, छी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो तुम्हें इनका बाप कहने में शर्म आ रही है। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा मेरी बेटियों पर कोई हक नहीं है। तू रोकेगी मुझे? हैं? तू रोकेगी मुझे? अभी बताता हूँ मैं तुझे। ये कहकर मोहन सुनीता के बाल पकड़कर उसे मारने लगता है। पांचों बेटियां अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करती हैं कि कुछ देर बाद इसी धक्का मुक्की में मोहन लड़खड़ाकर गिरने लगता है और फिर दीवार से उसका सर टकरा जाता है। सर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। ऐसे दुष्ट अत्याचारी इंसान को यही सजा मिलनी चाहिए थी। आज तक अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए 1 रुपया तक नहीं कमाया, उल्टा उन्हें बेचने की बात करता है। अच्छा ही हुआ जो तू हमारी जिंदगी से चला गया। सुनीता को अपने शराबी पति की मौत का जरा भी गम नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज पड़ोस में रहने वाली अनुपमा की बेटी की शादी थी। वो सुनीता को शादी का निमंत्रण देने उसके घर आती है। सुनीता, मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है, एक बड़े घर में रिश्ता हुआ है उसका, ये ले उसकी शादी का कार्ड, तू अपनी 5 बेटियों को लेकर जरूर आना। हाँ अनुपमा बहन, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, वैसे तुम कब कर रही हो अपनी बेटियों की शादी? क्या उन्हें घर पर ही बैठाने का इरादा है? वैसे भी तुम इन 5 की शादी करोगी कैसे? तुम्हारा पति शराबी था, उसने तो कुछ कमाया नहीं, और जो कुछ तुम कमाती हो उससे तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारा 2 वक्त का गुजारा निकल पाता होगा। मुझे तो तुम्हारे बारे में सोचते हुए बड़ी ही दया आती है। कैसे हाथ पीले करोगी उन सबके। अनुपमा बहन, अब जो उनकी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। सुनीता ऐसा कहकर बात टाल देती है, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि अनुपमा उसे ताने दे रही थी। कुछ समय बीतने के बाद निधि की शादी में सुनीता अपनी 5 बेटियों के साथ पहुंचती है, जहां निधि का ब्राइडल लहंगा देखकर सभी उसके लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं।
सुनीता की तीसरी बेटी अर्चना भी निधि से कहती है, निधि तुम्हारा ब्राइडल लहंगा कितना सुंदर है, काश कि मुझे भी अपनी शादी पर इतना सुंदर लहंगा पहनने को मिले। अरे ये लहंगा तो मेरे ससुराल वालों ने फॉरेन कंट्री से मंगवाया है, जो कि बहुत ही महंगा है, और तुम जैसी गरीब लड़कियां तो सपने में भी इतना सुंदर लहंगा नहीं देख सकती। निधि, तुम्हें हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, समझी? और हम जानते हैं कि हमारी माँ ने हमें कितनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है। वो हमारे लिए जो भी करेंगी वो हमें अच्छा ही लगेगा। वो पांचों बहनें बहुत ही समझदार थी। वो अपनी माँ की हालत जानती थी, इसलिए वो किसी भी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। एक रोज सुनीता की तबीयत थोड़ी खराब थी तो उसकी मंझली बेटी रेखा उससे कहती है, माँ आज तुम काम पर मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज आपकी जगह मैं सब्जियां बेचने चली जाती हूँ। लेकिन बेटी तू कैसे? वो ठीक कह रही है माँ, और मैं घर का सारा काम करूंगी और अर्चना और छोटी आपकी सेवा करेंगी। इस तरह पांचों अपना काम बांट लेती हैं। उधर रेखा सब्जियां बेचने चली जाती है, जहां उसके ठेले पर एक औरत उर्मिला आती है और रेखा से कहती है, बेटा मुझे सभी सब्जियां 1-1 किलो बांध दो। अच्छा वैसे क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ नई लगती हो। जी मेरा नाम रेखा है और मैं सुनीता जी की बेटी हूँ। आज माँ की तबीयत खराब थी इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा तुम सुनीता की बेटी हो, तुम्हारी माँ बहुत मेहनती है और तुम भी बहुत सुंदर और गुणी हो। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? मैं सुनीता से मिलकर उसका हाल चाल जानना चाहती हूँ। रेखा उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ उर्मिला देखती है कि उसकी 5 बेटियां हैं और पांचों ही बहुत सुंदर हैं। सुनीता तुम्हारी 5 बेटियां कितनी सुंदर और गुणवान हैं। मुझे अपने 5 बेटों के लिए ऐसी ही लड़कियां चाहिए थी। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरे बेटों से अपनी बेटियों की शादी करवाओगी? ये तो मेरी बेटियों का सौभाग्य होगा मैडम, लेकिन आप तो जानती हैं मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपसे रिश्ता जोड़ सकूं। उन सब की चिंता तुम मत करो, मैं दहेज के एकदम खिलाफ हूँ। तुम बस अपनी 5 बेटियों को शादी के जोड़े में विदा कर देना, वही मेरे लिए काफी है। सुनीता ये जानकर बहुत खुश थी कि उसके तो मानो भाग ही खुल गए हो, जो एक साथ 5 लड़कियों का रिश्ता खुद चलकर उनके घर आया। लेकिन उसे अब चिंता थी तो 5 की शादी के जोड़े की। हे भगवान, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपनी 5 बेटियों को शादी का जोड़ा दिला सकूं। तभी उसकी बेटी सलोनी वहां आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए हमने पुरानी साड़ियों से और कतरन से 5 ब्राइडल लहंगे बनाकर तैयार किए हैं। क्या सचमुच? ये तो बहुत ही सुंदर है, उस निधि के ब्राइडल लहंगे से भी कहीं ज्यादा। लेकिन तुम 5 ने सिलाई कब सीखी? जब आप सब्जी बेचने जाती थी, हमने सिलाई सीखकर ये लहंगे सिले हैं। फिर 5 अपनी शादी पर वो ब्राइडल लहंगे पहनती हैं, जिनमें वो 5 बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन 5 की शादी एक बड़े घर में हो जाती है। वो 5 अब अपनी माँ को भी अपने साथ अपने ससुराल में ही रखती है और अपनी सास और माँ की खूब सेवा करती हैं।